हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट जीनियसेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे प्लस टू का एक चैप्टर है, उसका हम क्विक रिवीजन शॉर्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम किसी भी चीज़ को मेजरली नहीं पढ़ने वाले, हम जस्ट पूरे चैप्टर से गो थ्रू होंगे और हम यहाँ समझेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया लग सके कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर के अलावा अगर आप और भी ऐसे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्ले स्टोर पर जाकर एक एप्लीकेशन है जो ग्रेट जीनियसेस के नाम से है, उसे इंस्टॉल करना होगा। और वहीं आपको ऐसे और लेक्चर्स मिलेंगे और उसका जो लिंक है वो कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 6, जो कि प्लस टू का 6 चैप्टर है। पहले इसका नंबरिंग कोई और थी, पर अब जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो नंबरिंग है वो 6 है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में। अब हेलो एल्केन का नाम मीनिंग क्या होता है, हेलो का सिंपल सा मीनिंग हम किससे लेके चलते हैं, ये हम बोलते हैं हेलोजेंस के लिए। ओके, और एल्केन क्या हो जाता है, जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम यहाँ एल्केन्स बोलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे इसी बारे में पढ़ना है कि जब हाइड्रोकार्बन से हम एक एच हटाकर वहाँ जब हेलोजन लगा देते हैं तो उसकी सारी की सारी स्टडी क्या रहने वाली है, ये चैप्टर सिर्फ उसी पर होगा। तो हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है हाइड्रोकार्बन से एक एच को, और या फिर कोई एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, वहाँ जब हम एक हेलोजन लगा देंगे तब हमें क्या मिलते हैं, हमें हेलो एल्केन्स मिलते हैं। और इसको हम एल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ इसका नेचर कैसा होगा इस बॉन्ड का, क्योंकि कार्बन है जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग 2 के आसपास है, 2.3 के आसपास। इसके अलावा जो इसके साथ हेलोजन लगा हुआ है ये हमें क्या मिलता है, ये हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलता है। अगर क्लोरीन लगा है या फ्लोरीन लगा है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर अगर हम इन चारों की बात करें, ये चारों के चारों कार्बन से तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमें यहाँ सिंपल सा मीनिंग समझ आ चुका है कि जो हमारे पास हेलोजन्स है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास थोड़ा होल्ड करके रखेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल सेंटर में ना होकर कहाँ सरक जाएगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर चली जाएगी, जिससे जो ये बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पोल, थोड़ा सा लिटिल बिट पोलर हो जाएगा। ओके, तो हमने ये यहाँ पे समझ लिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें जो आपके पास ये इसके अलावा और कौन कौन सी इसकी क्लासिफिकेशन मिलती है, तो अगर हमने यहाँ पे हेलोजन को ऐसे कार्बन के साथ लगा रखा है, जैसे कि ये हेलोजन है, इसके साथ वाला कार्बन है, ये आगे अगर एक कार्बन से कनेक्टेड है, ओके, तो हम इसको क्या कह देंगे, प्राइमरी। ओके, और अगर यहाँ पे साथ वाले कार्बन के साथ 2 हेलोजन्स लगे हुए हैं, हम यहाँ पे इसको सेकेंडरी बोल देंगे। और इसके साथ अगर 3 हेलोजन्स नहीं, अगर यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो हम इसको सेकेंडरी बोल देंगे। और अगर यहाँ पे थर्ड एल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है तब हम इसको क्या कह देंगे, टर्शरी कह देंगे। तो इस तरह से हम इसकी क्लासिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, इसके साथ वाली जो पोजीशन, इसके साथ वाला जो कार्बन होता है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पर जो साथ वाला कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस पोजीशन को हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। जब यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा इसको हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हेलोजन कहेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें, हमने बेंजीन ले लिया, उसके साथ वाला कार्बन है, अगर वहाँ हेलोजन लगा हुआ है तब हम इसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हेलोजन कहेंगे। इसके अलावा हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड डायरेक्ट है, उसके साथ ही अगर हेलोजन लगा हुआ है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर ही हेलोजन लगा हुआ है, तब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम विनाइलिक हेलोजन्स कहेंगे, हैलाइड्स कहेंगे। और अगर बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन लगा हुआ है हम इसको अराइलिक बोल देंगे, मेनली अराइल बोल देंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं ये पढ़ लिया। हम डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं कि इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। सबसे फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम एल्कोहल्स। इसमें हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एल्कोहल में क्या होगा, एक R ग्रुप होगा, साथ में OH है, हमने OH की जगह क्या लगाना है, Cl लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे एसिड डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे RX बन जाएगा। X क्या है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो गया। मेनली हम फ्लोरीन को प्रेफर नहीं करते, हम क्लोरीन ब्रोमीन को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और आयोडीन को भी अगर हमने प्रेफर करना है तो हमें यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि कई बार रिएक्शन रिवर्स भी हो जाती है। तो इस वजह से हमने फ्लोरीन और आयोडीन को स्पेशल केस में लेके चलना है। इसके अलावा ब्रोमीन और क्लोरीन है, उसको हम यहाँ पे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी रिएक्शन जो करेगा दोनों में से वो ब्रोमीन करेगा।
करेगा। ओके, तो यहाँ हमने देख लिया कि हमने यहाँ पे एक्स क्या लेना है, हैलोजन, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। इसके अलावा अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 या PBr3, ओके, पोटेशियम ट्राइक्लोराइड के साथ या ट्राइब्रोमाइड के साथ करवाता हूँ, तब यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, तब भी हमें यहाँ पे हैलोजन एल्काइल हैलाइड मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम पेंटाक्लोराइड के साथ करवाऊँ, तब भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हैलाइड मिलेंगे। बस केस क्या होगा, यहाँ हमारे पास एक अलग एसिड बनेगा, इसके केस में अलग कंपाउंड बनेंगे। और ये जो मेथड्स हैं, इनमें हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एल्काइल हैलाइड। इसके अलावा बाकी चीज़ क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। हम चाहते हैं कि वो सब ना आए, तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट मेथड और आता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो SOCl2 है ना, इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं एल्काइल हैलाइड, उसकी अल्कोहल की। इससे क्या बनता है, हमें एल्काइल हैलाइड तो मिल जाएगा। ओके, साथ में जो भी थिंग बनेगी ना, SO2 लगा लो या HCl, ये दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो ये कहाँ चले जाते हैं, एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो हमें प्योर फॉर्म में क्या मिल जाता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। इससे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको सेपरेट करने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इनमें से। अब आगे हम बात करें सेकंड मेथड की, तो उसमें क्या होता है, फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हम एडिशन करवाकर उसको सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं हैलोजन की ही यहाँ पे एडिशन करवा दूँ तो हैलोजन लग जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, एल्कीन के ऊपर अगर हम क्लोरीन की एडिशन करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें भी एक स्कीम रहती है। मान लो आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर मैंने साथ में हैलोजन डाल दिया और मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर CCl4 डाल दिया, जो कि एक एज अ सोलवेंट है, उस टाइम पे हमें यहाँ पे एडिशन मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करता, सनलाइट डाल देता, उस केस में क्या होता, डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो साथ वाला कार्बन होता, यानी एलाइलिक पोजीशन वाला कार्बन, फिर जाके हैलोजन वहां लगता। तो इसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। तो हमने यहाँ देख लिया कि इसमें क्या होगा। और ये क्या होता है, ये टेस्ट करने में भी काम आता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन ले लूँ, तो ब्रोमीन मुझे ब्राउन कलर का मिलता है, हम ब्रोमीन वाटर बना लेते हैं वाटर में मिक्स करके। फिर हम क्या करते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पे भी है, यानी अनसैचुरेशन कहीं पे भी है, जैसे हम ब्रोमीन वाटर उसमें हम मिक्स करते हैं, तो क्या हो जाता है कि उसका जो कलर है वो फेड हो जाता है, जिस वजह से हम यहाँ पे इसका टेस्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर डबल बॉन्ड थे या नहीं थे। ओके, तो ये हमारे पास इससे नेक्स्ट जो मेथड आता है, अब हमने पहले ओनली ब्रोमीन का यूज़ किया था या फिर ओनली क्लोरीन का यूज़ किया था, अब हम यहाँ पे एसिड का यूज़ करेंगे डबल बॉन्ड पे। तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो H किसी भी कार्बन पे लग जाएगा, एडिशन तो होना ही है, X भी किसी कार्बन पे लग जाएगा। अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, तब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फॉलो अप होगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा ना एडेंडम का, एडेंडम क्या है, जो चीज़ ऐड होने वाली है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है यानी हैलोजन है, वो इन दोनों में से उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा, ये लगा लो कि सब्स्टिट्यूशन है, या ये लगा दो जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। मान लो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन पड़े हैं इस कार्बन के पास, तो इस केस में क्या होगा कि जो X होगा ना, वो इस कार्बन पर जाएगा, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन थे। और अगर इसका उल्टा होता तो वो दूसरे पे चला जाता, यानी जो नेगेटिव पार्ट होगा ना, वो वहाँ जाकर ऐड होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन पड़े होते हैं। ओके, और ये क्या होता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल होता है। ओके, इसमें हमने देख लिया कि रिएक्शन फास्ट कैसे होगी। अगर हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे आयोडाइड लेके चलेंगे, तो हमने ऑर्डर भी यहाँ देख लिया। तो ये क्या था हमारे पास, मार्कोनिकॉफ रूल। अब ऐसा होता क्यों है वो अभी हम देखेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, एक के पास 2 है, तो इसका जो Br होगा वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ओके, यही क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है। ओके, एक होता है हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये रूल क्या कहता है, अब एंटी है तो उसका उल्टा करेगा। ये इसके लिए दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या, कि यहाँ पर हमेशा हमने क्या करना है, हमने हमेशा हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेके चलना है। ओके, यानी ये ब्रोमीन के केस में रिएक्शन होगी, क्लोरीन के केस में नहीं होगी। ओके, फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड ये, हमें यहाँ पे पेरोक्साइड डालना पड़ेगा। अब पेरोक्साइड क्या करता है, जैसे आप पेरोक्साइड डालते हो ना, तो जो रिएक्शन होती है ना, वो फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। जबकि पिछली जो रिएक्शन थी, जब हमने मार्कोनिकॉफ रूल की बात की थी, जब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, जो कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमारा जब हम पूरी तरह से चैप्टर को कवर करेंगे, तो वो हो रही थी कार्बोकैटायन के थ्रू। पर जब हम इस
रिएक्शन को देखते हैं, जब हमने पेरोक्साइड डाल रखा है तब ये होती है फ्री रेडिकल के थ्रू, तो इसके केस में उल्टा हो जाता है। यानी जब पेरोक्साइड डला होगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो ब्रोमाइड वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ओके, और इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं और इसे हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये मेथड कौन सा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम एल्केन्स। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे ये जो सेम मेथड है हम पहले भी पढ़ चुके हैं +1 में, और हमने यहाँ देखा था कि अगर हमारे पास कोई एल्केन वाला पार्ट है उस पर अगर हम क्लोरीन के साथ लाइट डाल दें, इसको हम क्लोरीनेशन बोलते हैं। ओके, और ये भी फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, और यहाँ हमें क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे हेलो एल्केन मिल जाते हैं, और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, वो इसकी स्टेबिलिटी में ही होता है कि कौन सा हमारे पास फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है हैलोजन एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है, ये एक फिंकलस्टीन हमारे पास रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हमने अभी बात की थी कि आयोडीन रिएक्शन नहीं कर पा रहा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम कोई और हैलोजन बना लेंगे, या क्लोरीन या ब्रोमीन, उसकी रिएक्शन NaI के साथ करवा देंगे। इससे क्या हो जाएगा कि जो आई होगा ना वो स्पेस ले लेगा उसका, क्लोरीन या ब्रोमीन बाहर आ जाएगा, जिससे हैलोजन क्या हो गया, एक्सचेंज हो चुका है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन कौन सी होती है, फिंकलस्टीन होती है। तो हमने आयोडीन को एक्सचेंज करने का मेथड देख लिया कि आयोडीन को हम कैसे लगा सकते हैं, हम यहाँ बना सकते हैं। अब हमारे पास एक स्वार्ट्ज रिएक्शन आती है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो फ्लोरीन है ना, हम उसको किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें हम वैसे ही अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, ब्रोमाइड यानी ब्रोमाइड या क्लोराइड लेके चलेंगे, उसकी रिएक्शन हम AgF के साथ करवा देंगे, तो वहाँ हमें RF मिल जाएगा और हमें AgCl या AgBr वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह से स्वार्ट्ज रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर जितने भी तरह के अल्काइल हैलाइड्स थे हमने उनकी प्रिपरेशन देख ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो लोअर अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं, जबकि हायर जो होते हैं वो हमें लिक्विड एंड सॉलिड ऐसे मिल सकते हैं। इसके अलावा ये कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं, पर इसके अंदर क्या हो सकता है, जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं वो कुछ एक कलर को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं जब हम उसको लाइट में एक्सपोज कर लेते हैं। इसलिए उनको हमेशा जो ब्लैक कलर के कंटेनर होते हैं उन्हीं में ही रखा जाता है। इसके अलावा जो ये वाटर में लिटिल बिट सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत ही आयोनिक करैक्टर है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एज कम्पेयर टू एल्केन्स जो होते हैं उनसे थोड़ा हायर होता है। तो ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आती है हमारे पास यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हैलोजन्स होंगे ना हमारे पास, ये अल्काइल हैलाइड्स होंगे, इसका हैलोजन हट जाएगा, उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। तो जब हम यहाँ पे RX लेके चलते हैं, इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाते हैं, तो R के साथ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन हो गया। किसका हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं NaOH डालूंगा तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH है तो OH जाके लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे NaOR डालूंगा तो OR क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है वो जाके लग जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे ईथर बन जाएगा। इसको हम विलियमसन सिंथेसिस भी कहते हैं। हमने आयोडीन की रिएक्शन को अभी पढ़ा था स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से, फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से। इस तरह से अगर मैं अमोनिया यहाँ डालूंगा तो यहाँ पे अमीन बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी अमीन डालूंगा तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं पोटेशियम साइनाइड डालूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एल्काइल नाइट्राइल बनता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड होता है, क्योंकि पहले हम एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, उसमें पोटेशियम साइनाइड डालते ही क्या बन जाएगा, यहाँ एल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा। हम एल्काइल नाइट्राइल से बहुत सारी थिंग्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें R का बॉन्ड कार्बन के साथ बनता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन दोनों बॉन्ड बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे KCN डाला है तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, जो हमारे पास अल्काइल वाला पार्ट है उसके साथ। और अगर मैंने यहाँ पे सिल्वर साइनाइड डाला है तब जो नाइट्रोजन होगा ना वो बॉन्ड बनाएगा। रीज़न क्या रहता है, क्योंकि जो AgCN का बॉन्ड है वो तो यहाँ पे कोवलेंट है तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया। जब KCN बॉन्ड की बात करें वो आयोनिक है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पे RCN बना लिया, इसको रिड्यूस करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और अगर मैं AgCN डाल दूंगा तब यहाँ पे क्या बनेगा, RNC बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह की रिएक्शंस मिल जाएंगी। सेम हम यहाँ पे अगर NO2 डालते हैं, यानी NO2 हमने नाइट्रेशन करना है, तो अगर मैंने KNO2 डाला तो RONO यानी ऑक्सीजन की तरफ से NO2 ऐड होगा, और अगर मैंने AgNO2 डाला तो नाइट्रोजन की तरफ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे और पढ़ लेंगे। अगर मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे
कोई भी मेटल के साथ यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डाल देता हूँ तो यहाँ पे कपलिंग हो जाएगी। कपलिंग का मतलब है कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ ये देख लिया कि कौन कौन सी रिएक्शंस हो जाएंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। आगे हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन जाना, यानी वहाँ से एक पार्ट एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ अगर हम एल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे, अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे, अगर मैंने यहाँ पे एस एक्वस KOH डाला होता तब वहाँ सब्स्टिट्यूशन होता, पर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में अल्कोहलिक KOH ले लिया, उस केस में वहाँ पे एलिमिनेशन होगा, क्योंकि अब वो बेस का काम करेगा, जो क्या करेगा, जहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है इसके साथ वाले कार्बन से एक H निकाल लेगा और BR भी बाहर निकल जाएगा, तो वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है सैडजेफ रूल के अकॉर्डिंग वो मेजर बन जाएगा, दूसरा माइनर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये रिएक्शन कौन सी है, इसको बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है। ओके, इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट मेथड देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें क्या होता है, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं तब हमें यहाँ पे क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है, जो होता है RMgX। अगर मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाऊंगा तब यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल अमाउंट यूज़ होता है और कार्बन कार्बन की कपलिंग हो जाती है, जिससे यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, डबल अमाउंट में कार्बन मिल जाते हैं। तो हम इस मेथड को देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे लेड सोडियम के साथ भी ये रिएक्शन को करवा सकते हैं। उस केस में हमें जो यहाँ मोलिक्यूल मिलता है इसको टेट्रा इथाइल लेड कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में TEL कहते हैं। ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है जिसको पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास विद जिंक डस्ट, इसको हम फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, और क्योंकि सोडियम का अमाउंट ज़्यादा यूज़ होता है, जिंक का उससे हाफ अमाउंट यूज़ होता है, और यहाँ भी हमारे पास सेम वैसे ही अल्केन बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास लिथियम के साथ। लिथियम के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो सीधा यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बनता है। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, मेटलिक मतलब मेटल का बॉन्ड हाइड्रोकार्बन के साथ। तो यहाँ पे R का बॉन्ड Li के साथ बना। अब इसकी रिएक्शन जब हम यहाँ पे कॉपर आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे हमें एक रिएजेंट मिलता है R2CuLi, इसको कोरे हाउस सिंथेसिस भी कहा जाता है और इसका हम आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। और अगर हमने यहाँ पे लास्ट रिएक्शंस की बात करें, वुड्स रिएक्शन, तो उसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन बनते हैं एज ए प्रोडक्ट। इसमें ओड भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये R डिफरेंट होता है, वो R डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर जब हम हेलो एल्केन लेके चलेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे तो हेलोजन बाहर निकल जाएगा, यहाँ एल्केन बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिएक्शन की बात की थी, वो कौन सी थी हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम उसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2। 1 का मतलब है यहाँ पर यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब है बाईमोलिकुलर। इसमें क्या होता है, 1 में इसके अंदर जो 1 होती है SN1, ये 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हेलोजन होता है ना, वो अपने आप बाहर निकल जाता है, तो किसी और की इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं आती। इसका मतलब कि उस मोलेक्यूल ने अकेला काम किया है, तो इस वजह से वो रिएक्शन क्या होती है, यूनिमोलिकुलर, क्योंकि उसका जो रेट होगा रिएक्शन का वो सिर्फ जो हमारे पास हेलो एल्केन होगा सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। और जब अगर हेलो वाला पार्ट यानी हेलाइड बाहर निकल रहा है तो पीछे कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन। तो जो हमारे पास टर्शरी हैलाइड होते हैं ना, वो इस रिएक्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हैलाइड निकलने के बाद जो हमें मिलेगा वो टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा, और वो हमें क्या मिलेगा, स्टेबल मिलेगा। तो रिएक्शन होती है 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपके पास हेलोजन है वो निकल जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि उस टाइम जो कार्बोकैटायन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उसका जो आपके पास पूरा का पूरा ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होता है, वैकेंट होता है। तो अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से या नीचे से अटैक कर सकता है, तो 50% ऊपर से अटैक होने के चांस है, 50% नीचे से अटैक होने के चांस है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 50-50% दोनों तरह के हमें क्या मिल जाते हैं, प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और इसको हम रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देख लिया कि इसमें क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। ये हमारे पास फर्स्ट
फर्स्ट स्टेप था जो कि स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। साथ में बेस कौन सा पड़ा है या न्यूक्लियोफाइल कौन सा है उस पर डिपेंड नहीं करता, तभी इसको हमने SN1 बोला। तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब जब इसके ऊपर बेस आएगा, ये फास्ट स्टेप है, यहाँ हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बोकैटायन है अब sp2 हाइब्रिडाइज, तो जो इसके ऊपर हेलोजन है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, इक्वल अमाउंट में एनेंशियोमर्स मिल जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। फिर आता है हमारे पास SN2 रिएक्शन। कौन सी होती है, ये जो रिएक्शन होती है ये वन स्टेप में होती है, इसको कंसर्टेड रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके पास जो रेट है वो हैलाइड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, एल्काइल हैलाइड पे, उसके साथ साथ जो आप बेस डाल रहे हो उस पे भी डिपेंड करेगा। तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो SN2 लग गया, क्योंकि ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो जब इसको अप्रोच कर रहा होता है पीछे से, तो आगे से क्या हो रहा है, उसी टाइम पर जो इसके साथ लिविंग ग्रुप था, हैलाइड था, वो बाहर निकल रहा होता है। तो ये दोनों एक साथ ही होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन क्या होती है, वन स्टेप में चलती है। ये रिएक्शन तब प्रेफर होती है जब हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी हैलाइड रखा होता है। तो हमने यहाँ ये देख लिया कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अप्रोच कर रहा है, तो ये अप्रोच कर रहा है, एक्स यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन चुका है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो, क्योंकि अब इन्वर्टेड बना है, इसको वार्डन इन्वर्जन कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमारे जो अराइल एल्काइल हैलाइड है, इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो इसमें जो मेथड आता है हमारे पास, वो आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास टोल्यूइन है, जैसे हम इसके ऊपर हैलोजन डालेंगे एक लुईस एसिड के साथ, तो इस केस में इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। और हमें पता है कि जो टोल्यूइन के अंदर जो CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। यानी अब जो अटैक होगा वो या तो ऑर्थो पर होगा या फिर किस पर हो जाएगा, पैरा पर होगा। तो इस तरह से हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये रिएक्शन हमेशा डार्क में करनी होती है, क्योंकि अगर आपने ये रिएक्शन लाइट में कर दी तो जो X2 होगा ना, वो बेंजीन के साथ रिएक्ट ना करके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या करेगा, जो टोल्यूइन में मिथाइल है उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, जिससे यहाँ पे अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। और अगर इसकी रिएक्शन हम बेंजीन की आयोडीन के साथ करवाते हैं, तो वो रिएक्शन जो होती है वो रिवर्स चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो HI बनता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से ये रिएक्शन को रिवर्स ले जाता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, जो क्या करेगा, जितना ही HI बनता है उसको ये क्या कर देगा, I2 में फिर से कन्वर्ट कर देगा, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। और अगर हम फ्लोरीनेशन की बात करें, तो फ्लोरीनेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा वायलेंट होती है थोड़ी सी, इस वजह से हम इसको प्रेफर नहीं करते। और अगर मैंने सनलाइट डाल दी तो कहाँ अटैक होगा, जो CH3 वाला पार्ट था, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें कि डायज़ोनियम साल्ट के बारे में, तो हम इसको किस तरह से यहाँ पर डिकम्पोज कर सकते हैं, ये वाला जो है ये हमारा 9th चैप्टर का पार्ट है, जो इसमें भी कवर होता है। तो रिएक्शन आती है सैंडमेयर रिएक्शन। तो इसमें हम जब डायज़ोनियम साल्ट को लेके चलते हैं, उस पर जब हम CuCl डाल देते हैं HCl के साथ, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाती है, यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैंने CuBr डाल दिया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब अगर हम आगे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, तो इस केस में यहाँ एक डबल बॉन्ड और आएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमें यहाँ पे कॉपर क्लोराइड डाला था ना, इसमें ओनली कॉपर डालने पर भी काम चल जाएगा, हमें उसका पाउडर डालना होता है, जिससे हमें क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे KI डालूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन भी मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो रिएक्शन होती है इसको हम शेमन्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे जो बोरेन वाला पार्ट होता है उसको हमने यहाँ पे ऐड करना होता है, फ्लोराइड वाला जो इसमें ये पार्ट है BF4 हो गया। जब ये यहाँ पे जाता है, उस केस में जब हम इसको हीट करते हैं, तब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ हमें फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड आता है हर्ट्ज-डिकर मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड के अंदर हम यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट लेके चलते हैं इसका फैटी एसिड का, और उसको हम क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन डाल देते हैं, जिससे इसके अंदर जो CO2 है ना वो बाहर निकल जाती है, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, क्लोरोबेंजीन मिल जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि ये जो
हमारे पास एल्काइल या अराइल एल्काइल हैलाइड है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। ये जो होते हैं ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये एच बॉन्ड नहीं बना पाते। ओके, और इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें अराइल हैलाइड्स के बारे में, ये कम पोलर होते हैं एज कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड्स। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उनमें जो कार्बन था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि किस तरह से ये रिएक्शन यहाँ फॉलोअप होती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जब हमने ऑलरेडी इस पे क्लोरीन लगा हुआ है, अब जब हम इस पे क्लोरीन डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब हमने जो यहाँ रिएक्शन करनी है उसका नेम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमने ऑलरेडी एक हेलोजन लगा रखा है और हमें पता है हेलोजन्स क्या होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं बट डीएक्टिवेटिंग होते हैं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा बनेगा। जब हम इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, और अगर हम सल्फोनेशन करेंगे तो SO3H लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पर। सेम ऐसे ही फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि ये रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम देखेंगे कि इसमें मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेके चल रहे हैं, उसकी रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं, साथ में हमने सोडियम डाल दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2NaCl या 2NaBr बाहर निकल जाएंगे। यहाँ हमारे पास एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को वुड्स-फिटिक रिएक्शन कहा जाता है। एक ऐसे ही फिटिक रिएक्शन होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसका अमाउंट तो डबल ले लेते हैं, इसका हम यूज़ ही नहीं करते। तो इस केस के अंदर हमें क्या मिलता है, यहाँ बाइफिनाइल मिल जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक बेंजीन का दूसरे बेंजीन के साथ ही बॉन्ड बना होता है। नेक्स्ट होती है उलामन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे पास कॉपर होगा ना, हम यहाँ पे सोडियम की जगह कॉपर का यूज़ कर लेंगे और ये सेम रिएक्शन इसी तरह से यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि जो हमारे पास अराइल हैलाइड्स थे उनमें कौन कौन सी रिएक्शंस आएंगी और हम उसको किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, यहाँ हमने कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और ये कंपाउंड्स कौन से हैं हमारे पास। जैसे कि फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म। हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि एक कार्बन के साथ 3 हैलोजन और एक हाइड्रोजन लगा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। यहाँ हमने क्या ले लिया, यहाँ हमने क्लोरोहाइड्रेट ले लिया, ये एक मॉलिक्यूल होता है। जैसे ही हम इसके अंदर बेस डाल के उसकी डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक में, और इससे पहले इसका कैसे यूज़ किया जाता था, इसका यहाँ पे यूज़ किया जाता था एज एनेस्थीसिया, यानी लोगों को अगर कोई सर्जरी करनी है तो उन्हें बेहोश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, पर ये थोड़ा टॉक्सिक निकला तो आजकल इसका जो आम यूज़ है वो बंद हो चुका है। तो यहाँ हमने ये देख लिया कि क्लोरोफॉर्म कैसे फॉर्म होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और सॉल्वेंट आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसमें हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि ये कैसे बनेगा। इसमें जो एक कार्बन होता है उसके ऊपर चारों के चारों क्लोरीन लगे होते हैं। तो जो हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेके चलते हैं, अगर हम उसमें उसकी भी क्लोरीनेशन कर देंगे लाइट की प्रेजेंस में, तब यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये कलरलेस नॉन इनफ्लेमेबल और पॉइजनस लिक्विड होता है, जो ईथर और अल्कोहल दोनों में क्या है, सोल्यूबल है। और जब हम इसको हीट करते हैं स्टीम के साथ, तब ये क्या करता है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन करके कार्बोनिल क्लोराइड बना देता है, जो रिएक्शन की हम नीचे देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड आ रहा है वो आ रहा है DDT। ये क्या होता है, इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। यहाँ जो हमने ये ले लिया CCl3 है, साथ में CHO लगा हुआ है, ये ट्राइक्लोरो हमारे पास इथेनॉल है ये। उसके साथ जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे क्लोरोमीथेन की रिएक्शन करवाते हैं तो इस केस में यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है इसका नेम होता है P हो गया क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है हमारे पास। और ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम शॉर्ट में DDT कहते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, एज अ पेस्टिसाइड की फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और एक बार हम रिव्यू कर रहे हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम इसका रिव्यू लेके चलते हैं 5 मिनट्स के लिए कि हमने इन चीज़ों का यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा था, हमने यहाँ पे स्टडी की थी हेलोल्केन्स के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया, हमने यहाँ ये देख लिया कि इसका नेचर कैसा होता है,
और ये कितने टाइप का होता है, इसके हमने सब टाइप्स देख लिए। फिर हमने इसकी यहाँ पे प्रिपरेशन की बात की। पहला मेथड हमने अल्कोहल से देखा, फिर हमने एल्कीन से देखा, उसमें हमने मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल की बात की। और फिर हमने यहाँ पे बात कर ली कि एल्केन से किस तरह से बनाया जा सकता है। और हेलोजन एक्सचेंज में हमने देख लिया कि कैसे फ्लोरीन और जो आयोडीन है वो रिएक्शन नहीं करते पर उन्हें करवाया जा सकता है। तो हमने मेन मेन रिएक्शंस देख ली। फिर हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उसका डिस्कशन किया। एंड देन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इसमें जो जो न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं हमने उनकी बात की। इसका मैकेनिज्म मैंने आगे बता रखा है कि SA1 क्या होगा और SN1 क्या होगा, SN2 क्या होगा। तो ये हमने यहाँ सारी रिएक्शंस की बात की। फिर हमने यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी इसकी, जिसमें क्या होता है, एल्कीन बनता है। और फिर हमने यहाँ पे बात की कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा। इसको हम अनप्लंग रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन होता है जब रिएक्टेंट साइड, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो कार्बन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसकी पोलैरिटी क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। ओके, सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा। और हमने यहाँ पे जिंक डस्ट कैसे रिएक्शन करता है, लिथियम के साथ कोरे हाउस रिएक्शन कैसे होगी इसके बारे में पढ़ा। और हमने रिडक्शन के बारे में पढ़ा कि रिडक्शन कैसे होती है। फिर हमने यहाँ पे बात की कि SN1 रिएक्शन कैसे होती है, उसकी कंडीशंस क्या है, SN2 रिएक्शन की क्या कंडीशंस है उसकी बात की। और साथ ही हमने यहाँ पे शुरू कर लिया था जो हमारे अराइल हैलाइड्स है या एल्काइल अराइल हैलाइड्स है, इनकी प्रिपरेशन के बारे में कि इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में पढ़ा, गैटरमैन हो गया, और हमने यहाँ पे स्कैमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने हर्ट्ज़डिकर के बारे में पढ़ा, और फिर हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। इसके बाद हमने इसकी जो रिएक्शंस हैं उस वो पढ़ा, हेलोजन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, अराइलेशन। देन हमने यहाँ पे वुड्स फिटिग उलामन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। और हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोरोफॉर्म हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया, और जो DDT हो गया, हमने इन सब की प्रिपरेशन पढ़ ली। अब हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और हमने वन शॉट में यहाँ पे क्विक रिवीजन में सारा देख लिया कि ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं। और ऐसे ही और चैप्टर्स अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। आपको जाना है प्ले स्टोर में, और जो हमारी ऐप है ग्रेट जीनियस के नाम से, उसको आपने इंस्टॉल करना है। और वहीं पर आपको ऐसे और चैप्टर मिलेंगे जिसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ ऐप पर। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।